13 नवंबर 1777। भारत उस समय मुगल साम्राज्य के पतन और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय का दौर देख रहा था। बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से कस्बे जगदीशपुर में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया कुंवर सिंह। वे परमार वंश के राजपूत थे, जिनकी पहचान न केवल वीरता बल्कि प्रशासनिक कौशल और न्यायप्रियता के लिए भी जानी जाती थी। उनके पिता बाबू साहब सिंह जमींदार थे और ब्रिटिश सत्ता के साथ सीमित संपर्क में रहते थे। परिवार में राष्ट्र प्रेम की भावना गहराई तक बसी थी। कुंवर सिंह का पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ जहां धर्म, वीरता और मर्यादा का विशेष स्थान था। वे बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और पारंपरिक युद्ध कौशल में निपुण बनाए गए। लेकिन यह शिक्षा केवल बाह्य नहीं थी। उनके मन में अपनी धरती और लोगों के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी उतनी ही गहरी थी। भारत में उस समय अंग्रेज धीरे धीरे प्रशासन, व्यापार और सेना पर नियंत्रण स्थापित कर रहे थे। बंगाल, बिहार और अवध में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां आम जनता के अधिकारों और पारंपरिक शासकों की स्वायत्तता को नष्ट कर रही थी। कुंवर सिंह यह सब देख और समझ रहे थे। उनकी जिंदगी के प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने जमींदारी, न्याय प्रशासन और किसान मजदूरों की समस्याओं को नजदीक से देखा। धीरे धीरे अंग्रेजों के छल और अत्याचार भी स्पष्ट होने लगे। एक तरफ अंग्रेजी सत्ता की लालच, दूसरी तरफ अपनी मिट्टी और अपने लोगों के साथ जुड़ाव। ये संघर्ष उनके भीतर धीरे धीरे एक क्रांति की आग बन रहा था। उन्होंने विवाह भी किया, लेकिन संतान नहीं हुई। यह एक व्यक्तिगत दुख जरूर था, लेकिन उन्होंने इसे अपने सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों की राह में कभी बाधा नहीं बनने दिया। उनका जीवन शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन इतिहास उनके लिए कुछ और ही लिख रहा था। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार चरम पर थे और आने वाले वर्षों में 1857 की क्रांति का बीज अंकुरित होने वाला था। यहीं से शुरू होती है एक 80 वर्षीय वीर की असाधारण गाथा। 1830 और 1840 के दशक तक भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी संगठन से राजनीतिक सत्ता में परिवर्तित हो चुकी थी। उन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि शासकों को पदच्युत कर, रियासतें हड़प कर और कर व्यवस्था के माध्यम से भारतीयों का आर्थिक शोषण भी शुरू कर दिया था। जमींदारों की शक्ति धीरे धीरे छीन ली गई थी। किसान भारी करों में पिस रहे थे और सेना में काम कर रहे भारतीय सिपाही अपमानित महसूस करने लगे थे। इस बीच कुंवर सिंह अपने क्षेत्र में अब भी सम्मानित और प्रभावशाली जमींदार माने जाते थे। वे एक ऐसे नेतृत्वकर्ता बन चुके थे जो अपने लोगों के दुख दर्द को समझते थे। लेकिन अंग्रेजों का व्यवहार अब सीधा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा था। जगदीशपुर की जमीनें अंग्रेजों की निगरानी में आ गई थी। कर संग्रह की कठोर नीतियां और न्याय व्यवस्था की पक्षपातपूर्ण नीति ने स्थानीय जनता में असंतोष भरना शुरू कर दिया था। कुंवर सिंह की उम्र तब लगभग 78 वर्ष थी। आमतौर पर यह अवस्था विश्राम की होती है, लेकिन देश की दयनीय दशा ने उन्हें चैन से नहीं बैठने दिया। उन्होंने अंग्रेजों की नीति और चालों को बारीकी से पढ़ा। उन्होंने समझा कि यह सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। 1856 में अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर नई रियासतों को जब्त कर लिया। इस दौरान अवध जैसी बड़ी रियासत का विलय हुआ
और नवाब वाजिद अली शाह को पद से हटा दिया गया। इससे पूरे उत्तर भारत में असंतोष की लहर दौड़ गई। यही वह समय था जब पूरे देश में एक बड़ी क्रांति का बीज रोपा गया, जिसे हम आज 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानते हैं। कुंवर सिंह ने इस माहौल को देखकर चुप रहने से इनकार कर दिया। यह निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह उनके खून में बसी राजपूताना मर्यादा और देशभक्ति की आवाज थी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम में कूदने का निर्णय लिया, जो जल्द ही इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। और अब वो क्षण आने वाला था जब बिहार की मिट्टी से एक 80 वर्षीय योद्धा इतिहास की सबसे निर्णायक क्रांति में सबसे आगे दिखाई देगा। 1857 की शुरुआत में उत्तरी भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो असंतोष था, वह अब खुली बगावत में बदलने लगा। मेरठ में 10 मई को सिपाहियों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ खुले विद्रोह की शुरुआत हुई और यही वह दिन था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और जल्द ही बिहार भी इसकी चपेट में आ गया। 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी में तैनात भारतीय सिपाहियों ने भी बगावत कर दी। वहां से निकले विद्रोही सिपाही कुंवर सिंह की ओर बढ़े, क्योंकि उन्हें पता था अगर कोई अंग्रेजों से टक्कर ले सकता है तो वह है जगदीशपुर का शेर। 80 वर्ष की उम्र में भी उनका नाम एक ऊर्जा, एक आस्था बन चुका था। जब ये सिपाही जगदीशपुर पहुंचे, कुंवर सिंह ने उन्हें निराश नहीं किया। न कोई राजनीति, न कोई डर, सिर्फ एक वचन, अगर मेरी मिट्टी पर अत्याचार हो रहा है तो मेरी तलवार भी उठेगी। इस प्रकार जगदीशपुर बन गया बिहार में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित विद्रोह का एक मजबूत गढ़। इस दौरान अंग्रेजों ने हर संभव कोशिश की कि कुंवर सिंह को डराया या खरीदा जा सके, लेकिन उन्होंने हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनके पास धन नहीं था, बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन उनके पास था विश्वास, आत्मबल और जनता का समर्थन। उन्होंने अपने छोटे से राज्य के सैनिकों, किसानों और जनजातीय युवकों को एकत्र किया। कोई प्रशिक्षित नहीं था, लेकिन सब तैयार थे। उन्होंने हथियार जमा करने शुरू किए, संदेशवाहक भेजे और अपने पुराने मित्रों से समर्थन मांगा। यह सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं थी, यह आजादी की नींव थी, जो एक बूढ़े योद्धा ने खुद अपने हाथों से रखी थी। और फिर वह दिन आया जब कुंवर सिंह ने अपनी तलवार उठाई, न केवल अपने राज्य के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष की आत्मा के लिए। यह तलवार एक साम्राज्य की नींव को हिलाने वाली थी। 1857 का अगस्त महीना, जब मानसून की बारिश बिहार की मिट्टी में जज्ब हो रही थी, तब उस मिट्टी से एक जन्मा एक बूढ़ा राजपूत अपने भाग्य की रेखाएं तलवार की धार से खुद लिख रहा था। कुंवर सिंह अब युद्ध में उतर चुके थे, लेकिन ये सिर्फ एक बुजुर्ग सेनानी का युद्ध नहीं था, ये पूरे भारत की गुलामी की बेड़ियों के खिलाफ एक गूंजती हुई पुकार थी। दानापुर से आए हुए सिपाहियों के साथ मिलकर कुंवर सिंह ने आरा की ओर कूच किया। अंग्रेज अफसरों को यह गुमान भी नहीं था कि कोई 80 साल का बूढ़ा उनके गढ़ तक पहुंचने की हिम्मत करेगा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जब कुंवर सिंह की सेना ने आरा को घेरा, तो अंग्रेजों को पहली बार डर महसूस हुआ, एक ऐसा डर जो बंदूकों से नहीं बल्कि इतिहास के पलटने से उपजता है। इसी दौरान एक बड़ी बात हुई। अंग्रेज अफसर कैप्टन डन और उनके साथी अपनी जान बचाने के लिए किले में छुप गए। उनके पास न पानी था, न भोजन, सिर्फ अंधेरा, डर और असहायता। एक छोटे राज्य का राजा
बिना ब्रिटिश टेक्निक सीखे उन्हें घेर चुका था, और वो भी अपने गांव के किसानों और सिपाहियों के साथ। लेकिन युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं होता। अंग्रेजों ने अपने तोपखाने और प्रशिक्षित सैनिक भेजे, और कुंवर सिंह को पीछे हटना पड़ा। मगर वे टूटे नहीं। उनके घाव शरीर पर थे, आत्मा पर नहीं। उन्होंने यह जाना कि यह संघर्ष लंबा होगा और शायद रक्त से लिखा जाएगा। आरा में अंग्रेजी सेना की जीत नहीं थी, बस एक डरपोक पलायन का उल्टा चेहरा था। असली जीत उस बूढ़े शेर की थी, जिसने भारत की जनता को यह दिखाया कि डर से आजादी नहीं मिलती, लड़कर मिलती है। और तब से यह सवाल हवा में तैरने लगा। अगर एक 80 साल का आदमी अंग्रेजों को हिला सकता है, तो बाकी देश क्यों चुप है? 1857 के संघर्ष में सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं था जो लाल कोट पहनकर सामने खड़ा था, बल्कि वह था जो अपनों के बीच छुपा बैठा था, चुपचाप, खामोशी से, भीतर से गला काटने को तैयार। आरा से पीछे हटने के बाद कुंवर सिंह आजमगढ़ की ओर बढ़े। उनके साथ थके हुए सैनिक थे, जिनकी आंखों में भूख, बदन में जख्म, लेकिन दिल में आजादी की आग थी। उन्होंने हर गली, हर खेत, हर नाले को रणभूमि बना दिया। वहां की जनता ने उन्हें छुपाया, उन्हें भोजन दिया, और उनसे पहली बार जाना देश क्या होता है। लेकिन जब अंग्रेज हारने लगे, तब उन्होंने वही किया जो वो सदियों से करते आए थे, फूट डालो और राज करो। उन्होंने कुंवर सिंह के कुछ विश्वास पात्रों को सोने, जमीन और झूठे सम्मान का लालच देकर खरीद लिया। एक रात जब कुंवर सिंह की सेना एक गांव में विश्राम कर रही थी, तो उनके ही दो सेनापति अंग्रेज को गुप्त सूचना दे आए। सुबह होते होते अंग्रेजी सैनिक ने छापा मार दिया। कई जवान मारे गए, कई पकड़े गए, और कुंवर सिंह को एक बार फिर पीछे हटना पड़ा। इस विश्वासघात ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने कहा था, देश से बड़ा कोई नहीं, और जो अपने स्वार्थ के लिए उसे बेच दे, वह न जिंदा है न मुर्दा। इस धोखे के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें पता था कि यह सिर्फ लड़ाई नहीं, यह एक सदी पुराने डर के खिलाफ खड़ा होने की शुरुआत है। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल उठ खड़ा हुआ। अगर एक देशभक्त को अपनों से धोखा मिल सकता है, तो क्या यह लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से थी? गंगा की धारा शांत थी उस दिन, लेकिन कुंवर सिंह के भीतर एक तूफान चल रहा था। आजमगढ़ से लौटते वक्त गंगा पार करते समय अंग्रेजों की गोलीबारी में उनका बायां हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। घाव से मांस झूल रहा था, खून बह रहा था, और उनके सैनिक उन्हें पीछे हटाने की गुहार कर रहे थे। लेकिन जो दृश्य इतिहास में दर्ज हुआ, वो था 80 साल का एक वृद्ध योद्धा, जिसने अपने शरीर को नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दी। बिना किसी चीख, बिना किसी डर के उन्होंने अपनी तलवार से ही खुद अपना घाव वाला हाथ काट दिया, और फिर उसे गंगा में बहा दिया, जैसे वो कह रहे हों, अगर मेरा शरीर भी आजादी के मार्ग में बाधा बने, तो मैं उसे भी छोड़ दूंगा। यह कोई साधारण बलिदान नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था, न सिर्फ दुश्मन के खिलाफ बल्कि अपने शरीर की सीमाओं के खिलाफ भी। गंगा का पानी उस दिन लाल हो गया। कुंवर सिंह खामोश थे, लेकिन उनकी आंखों में जो आग थी, वह हर सैनिक में एक नया जुनून भर चुकी थी। उनके सैनिक ने उसी दिन उन्हें अमर सेनापति कहना शुरू कर दिया। किंवदंतियां कहती है कि उस रात गंगा की लहरें भी धीमी हो गई थी,
जैसे किसी बलिदान की गंभीरता को नमन कर रही हो। लेकिन क्या इस बलिदान की गूंज उस सत्ता तक पहुंची थी जिसने उन्हें देशद्रोही घोषित किया था, या फिर सत्ता को सिर्फ वो सच पसंद आता है जो नियंत्रण में रहे? 23 अप्रैल 1858 जगदीशपुर का किला वर्षों बाद फिर वीरता की सिसकियों से भर उठा। 3 महीने तक लगातार लड़ते हुए अंग्रेजों को चकमा देकर वीर कुंवर सिंह अपने गांव लौटे, नायक की तरह नहीं, एक अंतिम प्रण के लिए। उनका शरीर कमजोर था, एक हाथ कट चुका था, लेकिन आंखों में वही लौ थी जो किसी युवा क्रांतिकारी की होती है। जगदीशपुर में उन्होंने अपने पुराने किले पर चढ़कर फिर से भगवा ध्वज फहराया। यह कोई प्रतीक मात्र नहीं था, यह सत्ता की आंखों में आंख डालकर कहा गया आखिरी वाक्य था। हम आजाद थे, हैं और रहेंगे। भीड़ चुप थी, कोई तालियां नहीं बजा रहा था, क्योंकि हर कोई जानता था ये नायक आखिरी बार लौटा है। 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को उनका शरीर साथ छोड़ गया। लेकिन उस आखिरी दिन तक भी उन्होंने अंग्रेजों को यह यकीन नहीं होने दिया कि वे टूटे हैं। किंवदंतियां बताती है कि मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था, जिस धरती की रक्षा में मैंने हाथ गवाया उसी पर आज मैं आंखें मूंद रहा हूं। इसे बेड़ियों में मत गिरने देना।